स्टार्ट। सॉरी जेंटलमैन, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट की, तो हम इसको जो पहला पार्ट है वो मेरी मीटिंग खत्म हो गई थी, तो मैं जो 7th लेक्चर है इसको 2 पार्ट में करेंगे, ए और बी में। ठीक है जी, इसको ए और बी में जो हम इसको जो है वो कल यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। इसका पार्ट बी शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। हम बात ये कर रहे थे कि हमने जो है वो हमने जो इसकी सोल्यूशन की थी, सोल्यूशन हमने सिर्फ उस रेफरेंस से की कि जिस रेफरेंस से हमें जो है वो हमने किस रेफरेंस से की, हमने सिर्फ जो पेरेंट्स का शेयर था उसके रेफरेंस से की है। तो हम इसको जो जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, हम इस सोल्यूशन उसी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, हमने जो पिछले तरीके में क्या कहा था, हमने कहा था कि हम इसको इस पैटर्न पे करेंगे, हम टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे जो है हमने 4,60,000 जो है यहाँ पे हमने 4,60,000 जो है हमने टोटल हमारा कैश आया। इसमें से हमने क्या करना है, नेट एसेट्स रिकॉग्नाइज करें, हम उस पर क्या करेंगे, नेट ऑफ गुडविल करेंगे। हमारे क्या आएंगे, हम यहाँ पे नेट एसेट्स लेंगे, नेट एसेट्स, उसमें से क्या लेंगे, एनसीआई को माइनस करेंगे, और उसके बाद हम गुडविल लेंगे। गुडविल हमारी कितनी है, 21,600। ठीक है, जो हमें दी हुई हम यहाँ ले लेते हैं। अब नेट एसेट्स जो है यहाँ पे जो है ये हमारा जो है आंसर आएगा, जो ये आना चाहिए। ठीक है जी, हम देखें यहाँ पे नेट एसेट्स कितने हैं हमारे पास। नेट एसेट्स हमें दिए हुए, उसने उसने कहा कि आपके जो क्लोजिंग एसेट्स हैं वो कितने हैं, 4,00,000। ठीक है जी, अब इस 4,00,000 में हमारा हिस्सा भी है और एनसीआई का हिस्सा भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4,00,000 को माइनस करेंगे, लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम गुडविल को जो है वो निकाल लेंगे, एनसीआई को निकाल लेंगे। एनसीआई कैसे है, अब एनसीआई कैलकुलेट कैसे होगा, एनसीआई कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि आप देखें कि आपके पास ओपनिंग एनसीआई कितना है। ओपनिंग एनसीआई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ 56,000। इसके अंदर क्या करें, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका जो एनसीआई का शेयर है वो इसमें ऐड करना है। वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, ओपनिंग अपने एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स का जो डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है जी, हमारे ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, 4,00,000 के, और क्लोजिंग एसेट्स कितने हमारे ओपनिंग कितने हैं, 2,80,000। तो क्लोजिंग और दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, और वो डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 1,20,000 आएगा। इसमें हमारा एनसीआई कितने परसेंट है, 20%। तो ये आपका आ जाएगा 20% इसका आप लेंगे, वो आएगा 24,000। तो इस 24,000 का आप ओपनिंग में ऐड कर लेंगे, तो ये आपका 84,000 जो है वो आपका एनसीआई का शेयर आ जाएगा। सॉरी 80,000, ये 80,000 आप यहाँ माइनस करेंगे इसमें, तो ये आपका 1,18,800 आ जाएगा। तो आप अपने, मैंने बेसिकली यहाँ पे जो सोल्यूशन की थी वो हमने जो है वो इन्होंने इस तरह की सोल्यूशन दी हुई थी जो इसका आंसर है, तो मैंने शायद वैसे ही कर दी थी। तो आप बेहतर ये है कि आप एक ही पैटर्न लेके चलें, जिस तरह हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, आप उसी पैटर्न में देखें, आपका आंसर जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा। चलें जी, ये भी हो गया क्वेश्चन, आगे चलते जी। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये क्या अप्रोच है जी, कहता है द फॉलोइंग अप्रोच कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द answer of question requiring consolidated financial statements when there is a disposal of subsidy during the year। क्या स्टेप है जी, स्टेप नंबर 1 क्या है, रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ ओनरशिप, कंस्ट्रक्ट ए प्रो फॉर्मा आंसर्स विद कॉलम फॉर द पेरेंट, सब्सिडी एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंस। तो अब तीनों कॉलम जिस तरह बनते थे, पेरेंट का, सब्सिडी का और कंसोलिडेशन का बनाएंगे। Enter the figures to be consolidated remaining of the appropriate subsidy figures up to the date of disposal। तो आप बताएंगे उसमें कि 9 महीने तक वो सब्सिडी हमारी कंसोलिडेटेड में जाएगा और 3 महीने जो है वो कंसोलिडेशन में नहीं जाएगा। The non-quoted interest can be calculated from the subsidy column। तो सब्सिडी के जो कॉलम है वहां से क्या करेंगे, हम उसका एनसीआई कैलकुलेट कर लेंगे। Conduct the following working: net assets summary as at date of disposal and the date of acquisition। तो आपको डेट ऑफ उसमें चाहिए, आपको एनसीए निकालना है। रिटेन अर्निंग्स एज डेट ऑफ डिस्पोजल, गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द एक्विजिशंस, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल और देन इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल पेमेंट्स। ये सारी चीजें जो है हम इसको अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर सारा जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ निकालना क्या है जी, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पीएनएल फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2004। 31 दिसंबर 2004 का जो हमने इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो पीएनएल है, वो हमने यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड
P&L, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, ग्रुप का हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमने क्या बनाना है। अब वो कहता है जनाब द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 31 दिसंबर की दी हुई है हमें, एच की दी हुई, एस की दी हुई है, उसमें उसका रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस है और P&L है। उसके बाद में इसका रिटेन अर्निंग का पोर्शन दिया हुआ है, कितना बॉट फॉरवर्ड हुआ फॉर द ईयर और आपका करंट पोर्शन। यह इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, कहता है जी एच लिमिटेड रिक्वायर्ड 90% ऑफ एस 4 ईयर अगो फॉर 3,53,000 व्हेन द रिटेन अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड आर 50,000। तो जब उसने उसको एक्वायर्ड किया था तब उसने इन्वेस्टमेंट जो की वो 3.7 मिलियन की है, और उस टाइम उसकी जो रिटेन अर्निंग थी वो उसकी ऑपरेटिंग अर्निंग थी वो 5 लाख थी। एस लिमिटेड शेयर्स कैपिटल 3 लाख, 3 मिलियन उसका शेयर कैपिटल है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है और हमें उसकी वो दी हुई है, ओपनिंग करनी दी हुई है। उसके बाद कहता है जी एच लिमिटेड सोल्ड इट्स एंटायर होल्डिंग। अब एंटायर होल्डिंग उसने सोल्ड कर दी है, एंटायर होल्डिंग जो सोल्ड कर दी है वो उसने 30 सितंबर को की है, और वो कितना की है 9.5 मिलियन की है। तो 30 सितंबर का मतलब क्या हुआ, आपके पास ये कितने से करा 9/12 आपके पास रहा। एस डज नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अंडर IFRS 5 में उसका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है इसका जो P&L है उसको हम सारे को कहाँ पे ले आते हैं, 9/12 पे ले आते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम इसको सारे को 9/12 कर लेते हैं अपनी सारी के लिए। ठीक है जी, तो इसको हम 9/12 करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 6,600। इसको आप 5,000 को जो 9/12 करेंगे तो ये आएगा 3,750, और आपका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 2,850। ठीक है जी, अब इसका आप 9/12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,612। तो नेट में आपका क्या आ जाएगा 12,38। ये आपने अपने पोर्शन का ले लिया क्योंकि आपने आपने 9 मिनट तक जो है ये आपकी सब्सिडी रही है, तो आपका अपने P&L जो है इसका प्रोपोर्शनेट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप देखिए इसको आप जमा कर लें, कंसोलिडेट कर लें इसको, ये आपका आ जाएगा 29,550। ठीक है जी, इसकी तो जरूरत नहीं है ना, इसको आप काट दें, हमें तो उसकी जरूरत है जो हम लेंगे। तो 22,950 प्लस 6,600, तो ये आपका आएगा 29,550। इसमें से आप माइनस करेंगे 10,000 प्लस 3,000 13,750, तो आपका टोटल आ जाएगा 15,800। इसमें से आप माइनस करेंगे 4,400 प्लस 1,625, तो ये आ जाएगा 7,012, और आपका नेट सेविंग आ जाएगा 8,788। क्लियर जी। तो ये हमने क्या किया, अपने पीरियड का जो था P&L उसको हमने कर लिया कंसोलिडेट। अब अभी देखें कि ये जो चीज है इसमें इसमें आपका NCI कितना है, इसका NCI 10% है। ठीक है जी, तो जो आपने सब्सिडी अब लेके आया है उस पर आपका शेयर तो 90% है, तो इसका NCI निकालना है, इसका NCI 10% आएगा, वो आएगा 124। ठीक है जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीका भी किया हमने, कुछ कोई इसमें हमने टेंशन नहीं की। अब सीधे तरीके से उसको हमने निकाला है। अब इसका क्या निकालेंगे, NCI का शेयर भी हमने निकाल लिया, इसको मैं लिख देता हूँ NCI, ये क्या आपका NCI है। अब यहाँ पे देखें जिसकी गुडविल वगैरह कैलकुलेट कर ले हम यहाँ पे जरा, किसकी गुडविल कैसे निकलेगी। अब यहाँ देखें इस पे पहले इसका हम निकालते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसके बाद क्या है डेट ऑफ डिस्पोजल। बल्कि इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, इसको डेट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, इसका कैपिटल कितना है जी, कैपिटल उसने 3 मिलियन दिया हुआ हमें,
1000 में कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई इसकी? रिटेन अर्निंग में ओपनिंग दी हुई है 3000। ठीक है जी, ये देखिए ये कैपिटल दिया हुआ 3 मिलियन और रिटर्निंग कंडीशन दी हुई है उसकी, व्हेन द रिटेन अर्निंग इज 500,000। ठीक है जी, तो ये 500,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। $3,500 मिलियन आ गया। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल सेम रहेगा, क्लोज डिस्पोजेबल कैपिटल उसका सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमने इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये आपका टोटल क्या हो गया, ये आपका आ गया नेट एसेट्स, आइडेंटिफाई नेट एसेट आपके आ गए 3500। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट लेनी है प्लस एनसीआई करना है उसमें, और उसमें से आप माइनस करेंगे नेट आइडेंटिफाई एसेट्स, तो वो कितना आपके 3500 है। एनसीआई कितना होगा, एनसीआई इसी का आपका कितने परसेंट है, एनसीआई एनसीआई आपका है 10%। तो 10% ऑफ किसका, 10%, 10% किसका, आपका नेट एसेट्स का, इसका 10%। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, इन्वेस्टमेंट है हमारी इसमें 3750। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई जनाब इसकी, 600 के आपकी गुडविल आ गई। ठीक है जी, तो जैसे पहले गुडविल निकालते हैं, हमने ऐसे गुडविल निकाल ली। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो क्लोजिंग नेट एसेट्स है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जी करंट ईयर में इसकी रिटेन अर्निंग कितनी आई है, हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ हमने देखना है कि रिटेन अर्निंग कितनी आई, यहाँ पे रिटेन अर्निंग से दी हुई, यहाँ पे बना के ये सेम रेट ऑफ चेंजेस इक्विटी से बना के दिया हुआ है। इसमें उसने कहा है कि बॉर्ड फॉरवर्ड रिटेनिंग कितनी है आपकी, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना और कैरिड फॉरवर्ड रिटेनिंग आपकी कितनी है, उसने बना के दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखें कि इससे तो हमारा कोई लिंक नहीं है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, और हमारे जो है इससे भी अभी इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, इसको कितना चेंज करेंगे आप, इसको आप चेंज कर दें जरा, आप कितना 9/12 कर दें, तो वो आपका आ जाएगा 1238, जो हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो 1238 प्लस 1850 इसका ओपनिंग है, तो ये आपका आ जाएगा 3088 आपका करंट ईयर में जो है आपने प्रॉफिट गेन किया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3088। तो ये आपका आएगा 6088 आपका क्लोजिंग एसेट है। ठीक है जी, अब आपके पास ओपनिंग एसेट्स भी है, क्लोजिंग एसेट्स भी है। अब आप निकालेंगे गेन, कि कितना गेन हुआ, गेन या लॉस, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। आपके पास आप सेल कितने से प्रोसीड, आपकी सेल प्रोसीड, सेल आपकी प्रोसीड हुई है 9500 से। ठीक है जी, उसमें आपके एसेट्स कितने, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स, आपके आइडेंटिफाई नेट एसेट्स कितने हैं, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं आपके 6055, 6088। ठीक है, इसको नेट ऑफ एनसीआई करना है, एनसीआई कितना है इसमें 10%, 609। ठीक हो गया जी, तो ये आपका हो जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 5479। ठीक है जी, इसमें गुडविल माइनस कर दें, गुडविल हमने कितनी निकाली हुई है, ये 600 निकाली हुई हमने गुडविल, 600 यहाँ से आप माइनस कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पोजेबल कितना 3421 आपको डिस्पोजल पे प्रॉफिट हुआ है। ये 3421 आप जाके यहाँ पे इसमें ऐड कर दें। तो ये आपका आ जाएगा
12,209। ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसका जो है वो P&L जो है आपने जो है बनाना है, उसमें आपने इसको टाइम प्रोपोर्शनेट करना है पहले, उसके बाद आपने गेन और लॉस जिस तरह पहले हम निकाल रहे थे उसी तरह निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसका एनसीए पोर्शन में निकाल लिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें से आप जो पेरेंट है वो निकालना है अगर आपने, तो इसमें से आप एनसीए माइनस कर दें तो आपका पेरेंट भी आ जाएगा। ठीक है जी। किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आए तो साथ साथ करते रहें, ताकि जो है ना आपको कंफ्यूज ना रह जाएगी। इसको हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो हम इसके पास पेपर करेंगे। अच्छा जी, सारे सोल्यूशन इसमें ला के दी हुई है नीचे। ठीक है, तो ये उसका आंसर ही था। और ये जनाब इसका इसने 600 गुड निकाली थी हमने इसकी। ये इसके नेट प्रॉफिट निकाला था हमने। ये देखें सारी वर्किंग इसने ऑलरेडी आपको करके दी हुई, ओपनिंग क्लोजिंग सारा बना के दिया हुआ है इसने। तो वो सारा एंड पे जो है 34-21 जो हमारा आंसर था वो यहाँ पे इसने निकाला हुआ। अच्छा जी। तो ये सारा इसने मैंने सारे मिक्स कर दिया, तो ये इसका आंसर निकल आया था। तो हम लोगों ने सारे स्टेप जो थे वो सारे इकट्ठे कर लिए थे, तो ये सारे इसने अलग अलग दिए हुए हैं। अब बात करते हैं पार्ट डिस्पोजल की, कि पार्ट डिस्पोजल कैसे होगा। कहता पार्ट डिस्पोजल विद लॉस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल चला गया है, कंट्रोल चला गया, हमारी सब्सिडी नहीं रही। ठीक है जी। As stated previously, there are two major tasks in constructing the statement of profit and loss account for period during which there has been disposal of subsidies. The statement of profit and loss must reflect the pattern of ownership of subsidy in the period. तो periodically आप इसको करना है। When control is lost, the statement of profit and loss must show the profit and loss on disposal of subsidies. तो वही बात कर रहा है कि जो आपने आपने जब सब्सिडी डिस्पोजल होगी तो उसका P&L कैलकुलेट कर लें, और जितना आपका पास P&L जितने पीरियड में आपकी कंसोलिडेशन रही है उतने का आप उसको कंसोलिडेट कर लें। क्या बात कर रहा है जी, कहता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्पोजल। क्या कहता है जी, कहता है प्रोसीड कितनी है उसकी, वही बात कर रहा है जो पहले हमने की थी ना, वो वही पढ़ा है। प्रोसीड में आप क्या करें, उसमें ऐड कर लें जितना प्रोपोर्शन बाकी बच गया। तो यहाँ तो 100% डिस्पोजल होगी तो कुछ नहीं बचेगा, और अगर कुछ बच गया तो यहाँ पे ले आए। उसके बाद आप क्या करें, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी आप माइनस कर दें। उसके बाद एनसीआई को जो उसमें ऐड कर लें, उसका नेट ऑफ एनसीआई ले लें उसको। उसमें से आप क्या करें, आप उसमें से गुडविल लेस कर दें। वो पिछला जो अपने ऊपर टेबल देखा था सेम टेबल यहाँ पे कॉपी किया उसने। अच्छा जी, क्या कहता है जी, कहता है एक सब्सिडी जो है वो 90% में एक्वायर्ड की है, और उसमें कितने पैसे पे हमने पे किए, हमने उसके 120 रुपए जो हमने 120 मिलियन की जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। गुडविल और कंसोलिडेटेड गुडविल से निकाल कर दी हुई है आपको 18 मिलियन जो उसकी गुडविल निकाल के दी हुई है। देयर हैड बीन नो पेमेंट ऑफ गुडविल सिंस डेट ऑफ एक्विजिशन। एच लिमिटेड सोल्ड 50%, यहाँ 50% सोल्ड किया उसने। तो 90 में से 50% सोल्ड किया, तो बाकी क्या रेजुअल कितना बच गया उसके पास, 40% रेजुअल बच गया। कितने पैसे उसको मिले, 100 मिलियन उसको मिला। दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन एच लिमिटेड लूजिंग कंट्रोल लूज हो गया, क्योंकि आपका जो है अब 40% बाकी बचा है। द फेयर वैल्यू ऑफ द रेजुअल इंटरेस्ट उसने निकाल के दी हुई है आपको 70 बिलियन आपके पास बाकी बच गई है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट उसने आपको निकाल के दी है 124 मिलियन। ठीक है जी। अब इसको क्या है, इसको ऊपर फिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें दी हुई है, हम उसको सारे को सारे ऊपर फिट करते हैं। हमें पहले क्या चीज चाहिए, गुडविल। गुडविल यहाँ पे दी हुई है 18 मिलियन, तो गुडविल यहाँ से माइनस कर दें 18। ये गुडविल है ना, यहाँ से हम 18 माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा आपको 100 रुपए मिला, आपने जब सेल प्रोसीड की तो आपको कितना पैसा मिला, 100 मिला। तो 100 आपको कहाँ मिला, 100 हमें यहाँ मिला। हमारे पास रेजुअल इंटरेस्ट बचा, रेजुअल इंटरेस्ट जो बचा उसकी वैल्यू कितनी है, कहता है जो रेजुअल इंटरेस्ट बचा उसकी वैल्यू कितनी है, 70 मिलियन है। The fair value of the residual interest the remaining 40% is established of 70, ये 70 बिलियन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 70 बिलियन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 170। अब नेट एसेट्स जो है वो आपके पास कितने हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी कितने हैं आपके पास, क्लोजिंग आपको दिए हैं 124, तो 124 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसमें से आप एनसीए निकाल दें, एनसीए उसने आपको निकाल के दिया हुआ है। कितना एनसीए आपका, आपका एनसीए कितना है, 10%।
ठीक है जी। तो इसका 10% कितना बचेगा, 12.4। तो ये हो जाएगा आपका 123.60। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 40.40। ये आपका आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी। तो ये वो पुराने पैटर्न है। तो यहाँ पे जो एडिशन आई है उसने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले में नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन वापस आई है और इसको आपने हमेशा फेयर वैल्यू पे लेके आना है। जितना आपका रेजुलर बच गया उसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। और यहाँ पे दूसरी बात क्या हुई है कि यहाँ पे जो है इसने गेन और डिस्पोजल निकाल के आपको दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखें कि ये जो चीज है अभी यहाँ पे ये 70% बचा है आपके पास, 40% आपके पास बचा है यहाँ पे, ये आपका एसोसिएट बन सकता है। ठीक है जी। तो जब भी आपका एसोसिएट बन जाएगा तो जो एसोसिएट का जो इन्फॉर्मेशन का हमें दी होगी तो हम उसके हिसाब से जो है उसका जो पीएनएल और आ रहा होगा उसको इक्विटी मेथड से जो है उसका पीएनएल जाके इसमें ऐड करेंगे हम। वो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि जब हमारी एसोसिएट बनेगी तो जो एसोसिएट जो आपकी बनी है उसका जो पीएनएल जो दिया होगा उसका पोर्शन हम इक्विटी मेथड जो है इसमें लाके ऐड करेंगे। चलो जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता पी द होल्डिंग कंपनी फॉर अ लार्ज ग्रुप बॉट 90%, यहाँ पे 90% लेके आया ऑफ द इश्यूड कैपिटल ऑफ S several years ago. Both companies prepared account on 31st December each year. On 31st October year 5, P sold 50%. अब उसने क्या किया अक्टूबर में 50% सोल्ड कर दिया टू ए शेयर होल्डर ऑफ 5,40,000. At this date, the carrying value of the net asset of S was 800,000 and the carrying value of the goodwill relating to the acquisition is 100,000. तो क्लोजिंग एसेट्स उसने दिए हुए 8 लाख के और गुडविल भी उसने दी हुई 1 लाख की। द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट उसने दी हुई है 5 लाख की। गेन ऑन आप जो है उसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम ऊपर जाके फिट करते हैं। हमें यहाँ पे बल्कि अगर यही साथ ही फिट कर ले हम तो यहीं पे से हो जाएगा। कहता है ये कितने पैसे मिले आपको, आपको 5,40,000 मिला। ठीक है जी। और उसमें से आपकी जो नेट बाकी इन्वेस्टमेंट आपकी बची है, जो इन्वेस्टमेंट बाकी बची है वो कितनी है, 5 लाख है। इसमें से माइनस क्या करना है, गुडविल। ठीक है जी, वो सेव पैटर्न ऊपर वाला। देखिए जी, ये दो चीजें हमने ले ली, गुडविल में दी हुई है और नेट एसेट एनसीआई को नेट करके देने। तो यहाँ पे हमें जनाब गुडविल कितनी दी हुई उसने, गुडविल उसने 1 लाख दी हुई है, ये नहीं गुडविल 1 लाख। तो ये आप माइनस कर दें गुडविल यहाँ से। और नेट एसेट उसने उसके कितने दिए हुए हैं, उसने कहा उसके नेट एसेट कितने 8 लाख है और उसका एनसीआई कितना है, उसका नेट एसेट कितने हैं 8 लाख के। इसको नेट ऑफ करना है अपने एनसीआई से। एनसीआई कितना है 10%। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 220 आंसर आएगा। सैम पेटर पे जो है हमने सारी फिगर्स इसकी रख ली है। कहता जनाब द सेम स्टेप्स by step approach shown earlier can be used to prepare answer to the questions requiring the consolidated financial statements of profit or loss account when there is a part disposal of the subsidy. आज नेटेड बहुत प्रॉब्लम कर रहा है during the year and that part disposed as a result of loss of control. Work through the following example carefully. अब वो क्या बात कर रहा है आपसे, कहता है पार्ट डिस्पोजल आपने किया, लॉस ऑफ कंट्रोल बट लिविंग सिग्निफिकेंट, यानी कि एसोसिएट बन गई आपकी। अब जो आपकी रेजुलर इंटरेस्ट बचेगा ना वो आपके एसोसिएट उसका इफेक्ट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हम एसोसिएट पे करेंगे। कंट्रोल आपके पास नहीं रहा लेकिन आपकी एसोसिएट बन गई है। ठीक है जी। क्या बात करता है जनाब, ये कहता है जनाब पीएनएल दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ आपको, एक्सपेंस दिया हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स दिया हुआ, पीएनएल दिया हुआ, तो इसने पिछले वाले क्वेश्चन दिया हुआ आपको। ठीक है जी। उसके बाद उसने उसका रिटर्न दी हुई है। अब बात क्या करता है आपसे, कहता है
प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एट 31 दिसंबर 2021। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 90% आपके पास थी, 4 साल पहले लिया और आपकी इन्वेस्टमेंट वही 36,50,000 है, और आपका रिटर्निंग 3 लाख है और ये 3 लाख है। उसके बाद 50% सोल्ड किया 5 लाख पे, 5 मिलियन पे 4 सोल्ड कर दिया। द रिमेनिंग 40% उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू उसने 3.5 मिलियन दी हुई है। अब कहते हैं इसमें डज नॉट क्वालिफाई फॉर द टीटी डिस्काउंट ऑपरेशंस, वो IFRS 5 इस पे नहीं लगता। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि इसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम 9/12 करेंगे, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट कब चल रही है, 9 महीने के लिए रही है। ठीक है ना जी। कब डिस्पोज ऑफ किया उसने, 30 सितंबर को। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको 9 महीने पे ले आएंगे सारे को। तो ये मैं साथ लिख देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो ये 6,600 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3,750, ये पहले सेशन। ठीक है जी। इसको 9/12 कर देंगे। उसके बाद आपका जनाब ये हो जाएगा, 9/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 1612, और इसका वही आएगा 1238। 12 पिछले का 1238 ही आया था। ठीक हो गया जी। इसको भी आप जमा कर देंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे यहाँ पे। इसको जमा करेंगे तो ये आएगा 29,550। इसको जमा करेंगे तो ये आएगा 13,750। इसको टैक्स को माइनस करेंगे तो आएगा 712। और आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, इसके अंदर आप क्या 2 चीजें आपने ऐड करनी है। वो हमने क्या चीजें ऐड करनी है इसके अंदर, हमें यहाँ पे 2 चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए प्रॉफिट और डिस्पोजल, प्रॉफिट और डिस्पोजल। और हमें क्या चाहिए इसके अंदर, एसोसिएट, शेयर इन एसोसिएट। एसोसिएट में कितना शेयर है आपका, ठीक है जी। अब ये 2 चीज हम कैलकुलेट करके लाएंगे इसकी। अब यहाँ पे आप पहले देखें कि आपने, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसको काट दूं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि मैं 1238 है, इसको भी हम काट के क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे 1238। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3088। 3088 आपका आ गया रिटेन अर्निंग। और आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल उसने दिया आपको 3 लाख। यहाँ देखें जी कैपिटल कितना है, 3 मिलियन कैपिटल है इसका। रिटेन अर्निंग कितनी है ओपनिंग, ये दी हुई रिटेन अर्निंग इसने 5 मिलियन, सॉरी 5 लाख है। तो ये आ गया 3,50,000 इसका। ये क्या आ गया, ओपनिंग नेट एसेट्स, आइडेंटिफाई नेट एसेट आ गया इसको ओपनिंग। ठीक है जी। क्लोजिंग क्या हो गया, यहाँ पे इसके क्लोजिंग आ जाएंगे। 3 मिलियन इसका प्रॉफिट है। तो ये 6088 इसका क्या आ गया, ये इसके क्लोजिंग आइडेंटिफाई नेट एसेट्स आ गए। ठीक है जी। ओपनिंग नेट से भी आ गए, क्लोजिंग नेट एसेट भी आ गए इसके। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम दूसरे जाके बात करते हैं। अब हम इसके कैलकुलेट क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी इसकी, गुडविल कैलकुलेट करने लगे जनाब इसकी। हम हमने कहा कि इसका जो है आपका सेल कितनी प्रोसीड हुई, गुडविल इसके अपने पहले निकाली हुई थी ऊपर, ये दी है। ये सेम क्वेश्चन है ना, तो इसकी गुडविल सेम ही होगी। ठीक है जी। हम इसका डिस्पोजल निकाल लेते हैं। ये सारी गुडविल का वर्किंग साइज दी हुई है हमने ऑलरेडी। तो पिछले वाले लगेगी 600 इसकी गुडविल है, तो हम गुडविल इसकी कैलकुलेट नहीं करते।
हम सीधा डिस्पोजल का कैलकुलेट करते हैं, कितना डिस्पोजल कितना होगा। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो सेल प्रोसीड कितनी है इसकी, वो 37,50,000 में दी हुई है। ये तो इन्वेस्टमेंट थी, सॉरी। सेल प्रोसीड कितनी जनाब इसकी, 50% ऑर्डर 5 मिलियन, तो 5 मिलियन ये इसकी सेल प्रोसीड है। ठीक है जी, इसमें से क्या लेंगे, रेजिडुअल इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इंटरेस्ट हमें दी हुई है इसमें। ठीक है जी, वो कितना में दिया हुआ है, 3.5 मिलियन, ये इसमें ऐड कर लेंगे, 3500 इसमें ऐड कर लें। माइनस क्या करें, लेस क्या करें, लेस आप इसमें करें नेट एसेट्स, एसेट्स आइडेंटिफाई नेट एसेट्स, उसमें से एनसीआई को उसको नेट ऑफ कर लें। एसेट्स कितने निकालिए क्लोजिंग आपने, ठीक है जी, हमने ऊपर कैलकुलेट किए, उसमें एनसीआई कितना है इसका, एनसीआई इसका 10% है, $609। इसका 10% कितना हो जाएगा, 609। ठीक है जी, राउंड कर लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा नेट एसेट्स आपका आ गया, उसमें से आप गुडविल माइनस कर लें। गुडविल आपको कितनी दी हुई है, 600 आपको दी हुई है, कैलकुलेट करके आए ऊपर हम, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। $2421,000, ये जनाब आप यहाँ पे प्रॉफिट में लिख देंगे 2421, ये आपका आ गया 2421। अब हम निकालेंगे एसोसिएट पे कितना आपका पे प्रॉफिट है। ठीक है जी, एसोसिएट का प्रॉफिट इसमें आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें एसोसिएट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे आपका रेजिडुअल इंटरेस्ट कितना है, आपका रेजिडुअल इंटरेस्ट कितना बचा क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा जी आपने जो था 40% जो है आपका रिमेनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस का जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट, जो अगले 3 महीने का है, 9 महीने की तो कैलकुलेशन में कर ली हुई है, तो हम देखेंगे अगले 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है इसका 1238, तो ये कितना है पूरे, ये कितने महीने का है, सॉरी हम लेके जाएंगे 16 से, पूरे साल का लेके जाएंगे, पूरे साल का कितना है आपका, शिट, पूरे साल का प्रॉफिट कितना जी आपका 1650। इसको आप क्या करेंगे 3/12 करेंगे, ये 3/12 के लिए आएगा ये। ठीक है जी, तो इसको 3/12 करेंगे और हमारा शेयर कितना है इसमें 40%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 165, तो 165 जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, तो टोटल आपका निकल आएगा 11,374। ठीक है जी, तो इसका भी आप एनसीआई निकालना चाहें तो एनसीआई इसका कितना निकल आएगा, 10% इसका एनसीआई है। वन 124 वो पिछले क्वेश्चन वाला ही है। ठीक है जी, तो सिंपल है, बस एक स्टेप आपने याद रखने कि इसमें जो एक चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो कंसोलिडेशन बनेगी वो उतने पीरियड की बनेगी जिस पीरियड में रहा है, उसके बाद जो बाकी आपका 3 महीने का पीरियड बच गया है उस पर आप क्या करेंगे, उसका आप एसोसिएट का शेयर निकालेंगे और ये भी आपकी इनकम में जाएगा अगर ये 100% डिस्पोज ऑफ नहीं हुई तो। ठीक है जी,
तो बाकी सारे सब हमारे पीछे वाले थे। सॉरी, जितनी वर्किंग ये सारी हुई थी सब मैंने करा दी आपको। ठीक है जी, हमारा फाइनल आंसर भी आ गया हुआ। अब वो कहते हैं पार्ट डिस्पोजल विद नो लॉस कंट्रोल। अब क्या है, कंट्रोल आपके पास ही है, वो आपकी सब्सिडी ही है अभी भी। तो फिर क्या होगा, ए पार्ट डिस्पोजल विच डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कंट्रोल इज ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सब्सिडी। इन दिस केस द पेरेंट डज नॉट recognize the profit and loss on disposal in the consolidated financial statement। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल जो हम निकालते थे, अब वो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल तो हमारे पास ही है और डिस्पोज ऑफ तो वही नहीं है। Instead the parent recognize an equity adjustment, तो उसको एक इक्विटी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो वो इक्विटी एडजस्टमेंट क्या होगी, वो हम देखेंगे अब कैसे निकलती है। चलो जी, अब क्या होगा जी, कहता है जनाब एक पार्ट डिस्पोजल विद नो लॉस कंट्रोल, कंट्रोल हमारे पास ये कंसोलिडेट करेंगे, और अब पूरे पीरियड का कंसोलिडेट करेंगे हम। अब इसे पार्टीशन ही करनी है हमने। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2004 की दी हुई उसने, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहता है एच लिमिटेड बॉट 90% ऑफ 4 years ago, और 37,50,000 वही पुराने वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई उसने। उसकी रिटर्निंग 5 लाख है, उसका कैपिटल जो है 30 लाख है। एस सोल्ड 10%, और एक जो है उन्हें सोल्ड किया है जिसको उसको 1 मिलियन उसको मिला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पीरियड बनाए, कंसोलिडेटेड पी एंड एल लॉस। अब यहाँ तो क्योंकि हमने इसको पार्टीशन करनी नहीं है, तो इसको आप सीधा सीधा ऐड करे जाए। 31,750 दोनों को जमा कर लें आप, इसमें से 15,000 माइनस कर दें। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा 16,750। उसके बाद आप इसमें से दोनों को जमा कर लें, तो 5,400 जमा 2,000, तो 7,750 हो जाएगा ये, और इसका असर आ जाएगा 9,200। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें कि इसने 30 सितंबर को जो है 10% बेच दिया। ठीक है जी, तो 30 सितंबर को जब 10% बेचा है इसने, तो इसको जो यहाँ पे इसने बनाया हुआ है, इसने कहा है आपको 16,650 जो टोटल प्रॉफिट है, उसमें आपको कितना बचा, 9/12। उसका कितने परसेंट बना, 12.38। ठीक है जी, ये 12.38 क्या हो गया, आप इसमें 12.38 यहाँ पे, तो आपकी रिटेन अर्निंग होगी आपकी 3088, वो पुराने वाली है। और इसका कैपिटल कितना होगा, 3 मिलियन। तो क्लोजिंग कैपिटल इसका क्या बन गया, 6088। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल आपका पता ही है, ओपनिंग कैपिटल मेरा 3.5 मिलियन है। ये हमें वर्किंग दी हुई है। यहाँ पे इसकी गुडविल कैलकुलेट, गुडविल हमारी 600 निकली हुई है, मैं निकालता नहीं हूँ। हमने पहले क्वेश्चन में गुडविल निकाली हुई इसकी। ठीक है जी, वो पिछले क्वेश्चन आप देखेंगे तो गुडविल निकली हुई है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हमने पहले दी हुई है सारी, तो वो दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है। अब हमें निकालना क्या है इस पे, अब देखें जी, इसके अंदर हमने जो सेल किया है, हमने 10% सेल किया, और उसमें पैसे कितने मिले, हमें 1 लाख पैसा मिला। ठीक है जी, उसमें से हमने क्या किया, हमने कितने नेट एसेट सेल किए, हमने कहा हमारे पास क्लोजिंग एसेट किए, इस डेट पे हमारे पास एसेट, जिस डेट पे हमने सेल किया है उस डेट पे अगर हम देखें तो हमारे हमारे पास नेट एसेट कितने हैं, 6,88,000 है। तो इसका हमने कितने परसेंट सेल किया, इसका हमने 3%, 10% सेल किया। ठीक है जी, 10% हमने इसका सोल्ड किया, वो हमारी वैल्यू कितनी बनती है, 609,000। तो ये हमारी क्या है, ये कैरिंग अमाउंट जो है जो हमारी जानी चाहिए, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने कहा इतने पैसे मिले हमें, और एसिड कितने के गए हमारे, 609,000 के हमारे एसिड गए। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 391,000 जो है हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, सिंपल है, यहां तक समझ आ रहा है आपको कि ये प्रॉफिट कैसे निकाला हमने। हमने कहा कि हमारे क्लोजिंग एसेट कितने बनते थे जिस डेट पे डिस्पोजल हुई है, तो वो एसेट बनते थे हमारे 6,088,000। उसका 10% में सोल्व किया, और कितने का सोल्व किया, 1 मिलियन का। तो बैलेंस क्या बना, बैलेंस बना वो हमारा 3,91,000। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्या था हमारा, उसने ऊपर क्या कहा है हमें, यहाँ अगर आप गौर से देखें, इसको कहता है कि इन दिस केस, in this case the parent does not recognize the profit or loss on its disposal in consolidated financial statement of profit loss. Instead the parent recognize the equity adjustment. अब यहाँ पे जो है वो कहता है इसकी इक्विटी एडजस्टमेंट डालें आप। हमने इसकी इसकी ये जो है ये प्रॉफिट जो हमने निकाला, प्रॉफिट एंड डिस्पोजल जो निकाला, क्योंकि डिस्पोजल तो ही नहीं है, तो ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है ये कहाँ पर एडजस्ट होगा, ये इक्विटी में एडजस्ट होगा। वो ये बात कर रहा था। अब वो उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बना लेते हैं इसकी। हमने कहा जनाब कैश कितना आया, 1 मिलियन कैश आया, कैश डेबिट हो जाएगा टू एनसीआई। एनसीआई को कितना गया, देखिए जी एनसीआई आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ना। अब एनसीआई की वैल्यू कीमत बढ़ जाएगी, जब आप 10% सेल करेंगे तो उस 10% से क्या होगा, आपके एनसीआई इंक्रीज कर जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया आप 10% से। ठीक है ना जी, ये 10% ही आ गया। और टू इक्विटी, तो ये आपने क्या करना है, ये इक्विटी क्या है, आपकी रिटेन अर्निंग है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक हो गया जी। तो जो आपका प्रॉफिट मिला आपको 10% पे, उसको हमने इसके उसकी एंट्री क्या की, वो 10% जो आपका आपका जो एसेट गया वो जाके एनसीए में ऐड हो गया, एनसीए इंक्रीज कर गया आपका, और जो डिफरेंस था आपने कहा डालना है, इक्विटी में डालना है, ये इसकी इक्विटी एडजस्टमेंट थी। अब इसका देखें एनसीए कितना है। अब अगर मैं इसका एनसीए देखूं, तो हमने कहा इसका एनसीए जो है वो 2 पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले 9 महीने में जो उसके बाद कितने परसेंट रहा, 10% रहा है, और अगले जो 3 महीने है वो 20% हो गया। ठीक है जी। तो पहले 9 महीने का प्रॉफिट कितना है आपका, आप कहेंगे जनाब 1650 इंटू 9/12 इंटू 10%। फिर आप कहेंगे 1650 इंटू 3/12 इंटू 20%। ये आपका आ जाएगा 124, और ये आपका आ जाएगा 83। ठीक हो गया जी। तो ये टोटल एनसीए आपका कितना हो जाएगा, 207। अब आपका प्रॉफिट कितना है, 9200। तो बाकी जो आपका पेरेंट में चला जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप पेरेंट को डाल देंगे 899। तो ये आपका ब्रेकअप बन जाएगा आपके प्रॉफिट का, कि कितना आपका प्रॉफिट जो है एनसीए को जाएगा और कितना प्रॉफिट जो है आपको पेरेंट को जाएगा। ठीक है जी। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था ये खत्म हो जाए और हम जो नेक्स्ट टाइम है ना इसके पास पेपर करें, तो थोड़ा सा आप सब्र करें। मैं इसको आज जो है ना, अब इसी आखिरी क्वेश्चन आ गया, तो इसको इंशाल्लाह जो है आज खत्म करेंगे, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है उसके पास में। अच्छा जी, डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडी व्हिच डज नॉट कंटेन द बिजनेस। अच्छा, बिजनेस कंटेन नहीं करता। अब वो आखिरी टॉपिक इसका आ गया कि आपने एक सब्सिडी को डिस्पोज ऑफ करना है जो बिजनेस कंटेन नहीं, कंटेन अ बिजनेस। तो जब बिजनेस नहीं होगा तो IFRS 3 तो लगेगा नहीं, वो तो कहता अब लगेगा नहीं इस पे। कहता है दिस डज एक्सप्लेन इन सिचुएशन वेयर पेरेंट लूजेस कंट्रोल ऑफ द सब्सिडी दैट डज नॉट कंटेन अ बिजनेस as defined in IFRS 3 by selling an interest, an associate or joint venture according using the equity method. Such a transaction in such a selling an assets of associate or joint venture, वो कहता है कि आप क्योंकि ये सब्सिडी तो आप रही नहीं आपकी, तो ये तो आप क्या ये ट्रांजेक्शन क्या बन गया है, ये एसोसिएट या जॉइंट वेंचर बन गया है। यूजुअली इफ द पेरेंट लूज कंट्रोल ऑफ द सब्सिडी द पेरेंट मस्ट रिकॉग्नाइज द एसेट्स। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी रिक्वायरमेंट देखें जी, if the subsidy sold does not contain a business and by selling an interest to an associate joint venture accounted for using the equity method,
the gain or loss resulting from the transactions is recognized in the parent profit or loss only to the extent of the unrealized investor interest in the associate joint venture. The remaining part of the gain is eliminated against the carrying amount of the investment in that associated joint venture. Also, any residual interest that is being accounted for IFRS 9 but revalued. अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना अभी डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपकी सारी थ्योरी जो है ना जल्दी समझ में आ जाएगी। यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसका, ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? कहता है कि H लिमिटेड 100% S लिमिटेड कंपनी विच डज नॉट कंटेन द कंट्रोल। एक S लिमिटेड है, H लिमिटेड है, उसने क्या किया? 100% एक्वायर्ड किया इसको। H लिमिटेड ऑन्स 20% ऑफ A। अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम इस तरह बनाते हैं। हम कहते हैं कि एक H लिमिटेड है, इसने एक्वायर्ड किया S लिमिटेड को 100%। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है इसने एक्वायर्ड किया A लिमिटेड को 20%। ठीक है जी, जो ये इसका सिनेरियो इसने बनाया। उसने कहा कि H लिमिटेड एक्वायर्ड 100% S and 20% of S. H लिमिटेड sold 70% of S to A लिमिटेड for 220। अब इसने क्या किया? उसने 70% क्या किया? उसने सोल्ड कर दिया किसको? A लिमिटेड को। अच्छा जी, अब इसका सिनेरियो कैसे बनेगा? इसी को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो मैं यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इसको मैं रेड करता हूँ अब ताकि आपको समझ आए हुआ क्या हुआ। ये कि इसने क्या किया, ये जो S था इसको सेल कर दिया, इसको कितने परसेंट? 70%। ठीक हो गया जी। तो S को क्या सेल कर दिया उसने सेल कर दिया A को। अब A की इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? 70% है, बल्कि ये ऐसे है। अब इसका शेयर कितना रह गया? 30% रह गया। ठीक है जी। 100% शेयर था उसका H का S में। अब S ने क्या किया? वो A को बेच दिया। अब A का कितना परसेंट बन गया? 30% बन गया। 70% बन गया। H का कितना रह गया? 30% रह गया। अब S का जो है वो इसमें कितना है? 20% है। तो 20% ऑफ 70% आप निकालें तो वो कितना बनता है? वो बनता है आपका 14%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S का जो है इंटेक्ट अगर आप देखें तो इसमें 40% आप अगर ऐड कर दें तो इंटेक्ट में कहूंगा कि इसका जो शेयर है वो बनता है 44%। क्लियर जी। हमने क्या किया? H ने जो था इन्वेस्टमेंट थी 100% S में और 20% थी A में, एसोसिएट था उसका। अब यहाँ पे क्या हुआ? A ने क्या किया? H ने क्या किया? अपना 70% शेयर जो S का था वो A को बेच दिया। वो अब क्या हुआ? जो उसका A के थ्रू जो शेयर आ रहा है S में वो 14% आ रहा है। ठीक है जी। और उसका अपना डायरेक्ट कितना है? 30% रह गया। तो दोनों को जमा किया तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट मेथड के जो है थ्रू जो है उसका 44% जो शेयर वो S में है और A में कितना? उसका 20% है। ठीक है जी। तो ये इसकी हमने परसेंटेज हमने निकाल ली, कितने कितने परसेंट बनता है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट ऑफ S लिमिटेड एट द डेट ऑफ सेल इज 100 मिलियन। वो कहता है जो आपने सेल किया है उसकी वैल्यू कितनी? 100 मिलियन है। ठीक हो गया जी। इस 100 मिलियन से हमने क्या किया? हमने 70% सेल किया है और 30% जो है वो हमारे पास है अभी। यही बात हुई जी। वो जो 30% हमने 70% सेल किया है उसकी वैल्यू कितनी है? 2,10,000 है। द फेयर वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट इज 90। अब जो बाकी बच गया 30% उसकी वैल्यू कितनी है? 90 है। द गेन ऑन डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी कैलकुलेटेड एज फ्लोज। उसने कहा जनाब 2,10,000 रुपए की आपने सेल की, 90 आपके पास बच गया।
और कितने के एसेट आपके निकले 100 रुपए के, तो नेट गेन कितना हुआ 200 हुआ। क्लियर। अब आप देखें इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, हम कहते हैं सेल कितना हुआ, कितना परसेंट सेल हो गया और कितना परसेंट जो है आपका रेजिडुअल बचा। हमने कहा 210 जो है वो सेल हुआ और रेजिडुअल कितना बचा 90 बचा। इसको अब ब्रेक कर रहा हूं दोनों को मैं। ठीक है जी। अब ये 100 जो था, इस 100 में से 70 तो निकल गया और 30 जो है हमारे पास यहाँ पे इधर बचा हुआ है। ये कैरिंग अमाउंट है इसकी, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप इसका देखें क्लोजिंग कितना आया, इसका 140 आ गया और इसका क्लोजिंग आ गया 60। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आपने देखा कि जो सेल पोर्शन हुआ है उसकी कैरिंग वैल्यू, टोटल एसेट जो है बस बचे, क्लोजिंग एसेट है ना, ये आपके पास क्लोजिंग एसेट्स है आपके पास, उसमें से 70% जो था वो हमने सोल्ड कर दिया और 30% जो है हमने होल्ड किया हुआ है। लेकिन जो होल्ड किया हुआ है उसकी फेयर वैल्यू 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेजिडुअल है इसकी रीवैल्यूएशन हो चुकी है। रीवैल्यूएशन कैसे हुई, जो तो 30 रुपए की चीज थी हमने 90 की कर दी है। ठीक है, तो ये 60 रुपए की है, ये 60 रुपए इसकी रीवैल्यूएशन है। यहां तक क्लियर है। अब देखें, अब जो रीवैल्यूएशन हो रहा है 60%, इसमें हमारा शेयर कितना है, यहां इसका जो शेयर है हमने निकाला हुआ है 44%। तो इसका 44 कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 26। और ये किसको चार्ज होगा, ये ओसीआई को चार्ज होगा, ये वैल्यूएशन। ठीक है जी। तो पेरेंट का शेयर कितना है इसमें, पेरेंट का शेयर है 44% एस में। ठीक है जी, उस 44% जो रिवेल्यूशन होगी उसमें 44% हमारा शेयर बनेगा। हम पेरेंट के एच के पॉइंट से बात कर रहे हैं। अब आप देखें दूसरी तरफ आए, आप दूसरी तरफ देखें, ये जो आपका प्रॉफिट है, आपने किसको सेल किया, ए को सेल किया। ए क्या है, आपके एसोसिएट है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट का शेयर कितना है एसोसिएट में, पेरेंट शेयर पी का एच का शेयर कितना है, पेरेंट सॉरी एच लिखता हूँ, एच का शेयर कितना है 20% है एसोसिएट में। तो इसका 20% कितना आ गया 28। यहां तक क्लियर जी। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पहले मैंने कहा रिवेल्यूशन देखते हैं, रिवेल्यूशन मैंने कहा 60 जो है रिवेल्यूशन हुई है, उसकी कैरिंग अमाउंट 70 30 थी और उसकी जो है आपकी फेयर वैल्यू 90 थी, तो 60 रुपए से इंक्रीज हुआ। वो जो इंक्रीज हुआ 60 रुपए से, उसमें मेरा शेयर कितना है एच का, मेरा शेयर तो 44% है। तो वो 44% जो है वो मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा ओसीआई में। एच की जब अकाउंट्स बनेंगे वहां पे ओसीआई में इनकॉर्पोरेट होगा। उसके बाद मैंने कहा जो सेल हुआ था, जो सेल हुआ था वो सेल किसको हुआ, ए को हुआ। अब ए ने मुझे 260 210 रुपए किए और उसमें मेरा कैरिंग अमाउंट कितनी थी 70 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ 140 रुपए का ए को लॉस हो गया। ए को क्या हो गया, लॉस हो गया ना। उस लॉस में मेरा शेयर कितना है 28। ठीक है जी। अब इसकी एंट्री पास करते हैं, अब इसकी एंट्री पास करते हैं तो एंट्री आपको क्लियर होगी कि कैसी होगी। ठीक है जी, मैं इसकी एंट्री पास करने लगा हूं। सबसे पहले इसका जर्नल बनाने लगे हम। सबसे पहले क्या हुआ, एक डेबिट साइड आएगी इसकी और एक क्रेडिट साइड आएगी। कैश कितना आया आपके पास, कैश कितना आया 210 का कैश आया। ठीक है जी, ये 210 का आपके पास कैश है। उसके बाद आपके पास रेजुलर इंटरेस्ट कितना 90 है। फेयर वैल्यू ऑफ रेजुलर इंटरेस्ट कितना बचा आपके पास 90।
ठीक हो गया जी। आपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ किया, एसेट्स कितने का डिस्पोज हुआ? 100 का निकल गया जी, क्रेडिट हो गया आपका। अब क्या हुआ आपका, आपने कहा कि सर 26 क्या है, रीवैल्यूएशन है, जो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। तो यहां पे आप लिखें ओसीआई ड्यू टू रीवैल्यूएशन 26। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा कि जनाब ये जो आपकी ए है उसको लॉस हुआ, 140 किसका लॉस है, ए का लॉस है, उसमें 28 आपका हिस्सा है, तो ये एंट्री क्या होगी इसकी? ये देखिए जी, पहले जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, ए में, ए में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इक्विटी मेथड ध्यान में लेके आए। इक्विटी मेथड में क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। उसके बाद जैसे ही वो पी एंड एल शो करता है अपना, तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, ठीक है जी, लॉस हो रहा है 26 का। तो जब लॉस होगा तो वो लॉस मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा, लॉस को डेबिट करूंगा पी एंड एल को 26 रुपए से, और क्रेडिट सॉरी 28 रुपए से, और क्रेडिट क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ए 28 रुपए से। ठीक है जी, तो मैं इन्वेस्टमेंट इन ए को क्या करूंगा, यहाँ पे 28 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। ठीक हो गया जी, ये मेरा लॉस है, वहां से लॉस मेरे पास आएगा, जैसे ही वो लॉस अनाउंस करेगा मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा अपनी एंट्री में, तो मैं इन्वेस्टमेंट को 28 रुपए से क्रेडिट कर दूंगा। ठीक हो गया जी। अब इस एंट्री को बैलेंस कर दे, जो बैलेंस आप करेंगे वो बैलेंस का करेंगे, आप उसको पी एंड एल में बैलेंस कर लें, और ये आपका जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी 146 आएगी। ठीक है जी, तो 146 जो है आपका पी एंड एल जो है वो आपका आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी इसने वर्किंग की हुई है, आप देखें तो मैंने आपको ये सारा ये 146 से निकाला। तो ये सारी मेहनत जो थी ना इसके लिए की गई थी, ये बहुत लंबी वर्किंग है, लेकिन मैंने सिंपल करके बनाया आपको, आप मेरी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ जनाब ये चैप्टर जो है वो आगे डिस्पोजल आ गया इसका, IFRS 55 में चला जाता है ये। ठीक है जी, तो ये सारा जो है आपका चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इसका जो है वो पास पेपर पे जो है मूव करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसके जो पास पेपर के जो हमारे पास 8-10 क्वेश्चंस हैं वो हम करके तो इस टॉपिक को जो वाइंड अप करेंगे। किसी के पास क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, तो अदरवाइज जो है मैं पीडी को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग को अब, और इंशाल्लाह ये सुबह मैं दोनों जो सेशन है हमारे जो आज हुए हैं 2 सेशन, ये मैं सुबह अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ट्यूसडे को इंशाल्लाह वो हम पास पेपर पे करेंगे। ठीक है जी, शबा खैर जी।